हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मौर्य युगीन राज्य की। ये जो टॉपिक है मैंने स्टार्ट किया हुआ था और इसका जो है पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है। ये बेसिकली जो है बीए और एमए के स्टूडेंट्स के लिए है, और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए हैं जो कि इतिहास के हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौर्य युगीन राज्य हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें आपको प्रमुख स्रोतों के बारे में मैंने पढ़ा दिया था। फिर इसके बाद मैंने आपको मैगस्थनीज की इंडिका के बारे में पढ़ाया। ये सब जो है आप पार्ट 1 में देख लीजिएगा। तो आज जो है हम अपने पार्ट 2 को जो है स्टार्ट करेंगे हम अशोक के अभिलेख तथा शिलालेख। ये भी हम सब ने पढ़ लिए थे, लघु शिलालेख। होप सो आपने वो वीडियो देख लिया होगा, और जो इसका लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज जो हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें हम ये बताएंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और अशोक ने, इन दोनों ने किस तरह जो है अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और इन दोनों ने मिलकर जो है कैसे इस चंद्रगुप्त जो आपके मौर्य साम्राज्य है इसका जैसे कैसे करके विस्तार किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इतिहासकार हैं जस्टिन, और कुछ यूनानी इतिहासकार हैं। उन्होंने जो है सेंट्रोकोटस के नाम से उसका उल्लेख किया है, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो उन्होंने जो है सेंट्रोकोटस जो है नाम दिया है चंद्रगुप्त मौर्य को। और विशाखादत्त हैं, इनकी एक बुक है मुद्रा राक्षस। इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने चंद्रश्री कहा है। ठीक है, याद हो जाएगा ये आपको। विलियम जॉन्स ने भी ये सिद्ध किया है कि जो सेंट्रोकोटस है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। ठीक है, जस्टिन हो गए, यूनानी इतिहासकार हो गए, और विलियम जोन्स ये तो मानते थे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो सेंट्रोकोटस है। विशाखादत्त जो है उन्होंने अपनी मुद्रा राक्षस बुक में बताया है कि ये चंद्रश्री का जो है इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, अब जान लेते हैं इनके वंश के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये किस वंश से संबंधित है, और इनके माता पिता के बारे में जो है आपको थोड़ा सा जो है पता होना चाहिए। इनकी उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है ये ब्राह्मण भी हो सकते हैं, जैन भी हो सकते हैं, बौद्ध भी है। इन सब में जो है बहुत ज़्यादा विरोध है। आप देखोगे कि आप आगे बढ़ोगे तो पता लगेगा कि ना कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन जो है हमने याद करना ही है। तो पाटलिपुत्र की जब खुदाई करने वाले जो थे डॉक्टर D.B. स्पूनर, इनका ये विचार था कि जो मौर्य थे वो कौन थे, वो पारसी थे। अब ध्यान से देखिएगा, ये कह रहे हैं कि मौर्य क्या हैं, पारसी हैं। क्योंकि भारत और फारस के जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन में, इन दोनों की जीवन में ना बहुत ज़्यादा क्या थी, समानता थी। तो कहते हैं ये क्या थे, पारसी थे। और कुछ जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि ये शूद्र होंगे, क्योंकि ये कहते कि जो मौर्य थे वो शूद्र थे। ठीक है, मार्कंडेय एक पुराण है, उसमें जो मौर्य को क्या कहा गया है कि असुरों की श्रेणी में रखा गया है। विष्णु पुराण आप सबने नाम सुना होगा। इसके टीकाकार जो है रतन गर्ग ने चंद्रगुप्त को क्या कहा है, नंद राजा की पत्नी मुर्रा की क्या माना है, संतान माना है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है सिर्फ उसी पे ही आप कंसंट्रेट करेंगे। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है, वृषल। वेरी इंपॉर्टेंट। मुद्रा राक्षस के जो टीकाकर है दुंठी राज के अनुसार जो चंद्रगुप्त है वो नंद राजा की पत्नी मूरा से उत्पन्न हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसके आधार पर जो कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त को क्या माना जा रहा है कि ये क्षत्रिय वंश से संबंधित रखते थे। क्योंकि कौटिल्य का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी बुक में क्या लिखा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो वो ये मानते थे कि वो क्षत्रिय वंश से संबंधित रखते थे। महावंश जो कि आपका बौद्ध वंश के अनुसार, जो बौद्ध धर्म उसके अनुसार आता है, तो महावंश के अनुसार वह जो मौर्य थे वो क्षत्रियों के वंश में जो क्या हुए थे, पैदा हुए थे। आपकी बात होगी दिव्यवदान की, उसमें बिंदुसार और अशोक को अपने को क्षत्रिय कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है उल्लेख की हुई है हर तरह तरह की जगह पे, तरह तरह के ग्रंथ में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करनी ही पड़ेगी। जैसे कि जैन ग्रंथ की होगी, जैन ग्रंथ का एक प्रशिष्ट पर्व है, उसमें ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त को मोर पालने वालों के सरदार की लड़की का पुत्र बताया गया है। देखो, सबके अपने अपने मत हैं और सबके आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और कौटिल्य ने क्या कहा है कि उच्च कुल में ये उत्पन्न राजा हैं, चाहे वह दुर्बल ही क्यों ना हो। नीच कुल में पैदा हुआ प्रबल राज्य से भी बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। तो चंद्रगुप्त ये मानते हैं
चंद्रगुप्त के लिए ये माना जाता है कि जो कौटिल्य ये मानते कि वो क्षत्रिय थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि प्रारंभिक जीवन उनका कैसा था। तो बौद्ध ग्रंथ का जो महावंश है उसकी टीका से हमें चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में पता लगता है कि जो चंद्रगुप्त की माँ है मौर्य नगर की क्या थी, वो राजा की क्या थी, रानी थी। जब वो गर्भवती थी तो अन्य राजा ने जो क्या किया था, मौर्य पर जो है आक्रमण कर दिया और उससे क्या हुआ, जो इसके पिता हैं उनको मार डाला। गर्भवती जो रानी थी अपने भाई के पास कहाँ चली गई, पुष्प पर चली गई। जो इनकी माता जी थी कहाँ चली गई, अपने मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के मामा के पास पुष्प पर चली गई और वहाँ पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। कब दिया, 345 ईसा पूर्व में। और क्या किया, इसे फेंक दिया। चंद नामक एक वृषभ जो कि बैल था, क्या करी, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या करी, रक्षा की। इसी बच्चे का नाम क्या रखा गया, चंद्रगुप्त पड़ा। बाद में क्या हुआ, बाद में बच्चे को एक ग्वाले ने क्या ले लिया और ग्वाले ने उसे एक शिकारी को दे दिया। शिकारी ने क्या किया, जो चंद्रगुप्त मौर्य है यानी कि जो अब बच्चा है, कि उसका पालन पोषण किया। एक जैसे एक सीन आता है जिसमें एक बच्चा जो है गांव के अन्य बच्चों के साथ क्या होता है, खेल रहा होता है। राजकिलम खेल होता है, राजकीय नहीं है, राजकिलम है। खेल खेल रहा था और अचानक से जो चाणक्य है ना, उसकी नज़र इस चंद्रगुप्त मौर्य पे पड़ी। वो उसकी जो ना प्रतिभा से बहुत ज़्यादा, जो उसका टैलेंट था उसे देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था कि किस तरह बच्चे को शिकारी से खरीद कर लेकर, मतलब कि वो जिस तरह का जो प्रशासन उस समय चला रहा था, कि मतलब वो जो खेल खेल रहा था ना, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो आपका ये है चाणक्य है, इसने क्या किया कि जो शिकारी था उससे बच्चे को खरीद कर वो कहाँ ले गया, उसे तक्षशिला में ले गया और वहाँ पर उसको दिलाई एजुकेशन। बाद में उसने क्या किया, उसने जो नंद वंश था उसका विनाश कर दिया, जिसका लास्ट शासक था धनानंद। क्योंकि धनानंद ने जो था कौटिल्य की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी थी और उसके बाद जो है इस चीज़ का बदला लेने के लिए जो है सोचा गया। उसके बाद क्या हुआ, जो नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त को जो है मगध का जो है सम्राट बनवाया। किसने बनाया, कौटिल्य ने, चाणक्य ने, कुछ भी कह लीजिए। चंद्रगुप्त ने जो अपना बचपन है वो तक्षशिला में नहीं बल्कि पाटलिपुत्र में जो है व्यतीत किया था। युवा होने पर उसने क्या किया, जो नंद राजा के यहाँ पर इसने नौकरी कर ली थी। अपनी योग्यता, उसमें बहुत ज़्यादा योग्य थी, टैलेंट तो था ही, जब बच्चा था तभी उसने देख लिया था। तो अपनी योग्यता के बल पर ही वो सेना में उच्च पद पर जो है बिल्कुल पहुंच चुका था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे हम चाणक्य के प्रारंभिक जीवन की, क्योंकि चाणक्य का जो रोल है वो चंद्रगुप्त मौर्य के मगध सम्राट बनने में बहुत अहम योगदान रखता है, तो उसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महावंश की टीका के अनुसार जो चाणक्य का जन्म है वो तक्षशिला के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन में ही क्या हुआ, इनके जो है पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि के थे। उनको वैदिक साहित्य, शस्त्र संचालन, मंत्र विद्या, नीति शास्त्र, सब में ये बिल्कुल परफेक्ट था। और ये बात था कि एक दिन उसकी मार होने लगी। पूछने में बताया कि बेटा तुम्हारे भाग्य में छत्र धारण करना दिखा है कि मुझे वह की राजा कार्यों के चक्कर में पड़कर तुम मुझे भूल जाओगे। ठीक है, तो कैसे कैसे है कि मतलब कि इनका जो जीवन है बहुत ज़्यादा कष्टदायी था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये वही जो है आपको मैंने बताया था कि जो आपका धनानंद है उन्होंने कैसे कैसे इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी थी, तो ये इसमें पूरा लिखा हुआ है। आप अपनी बुक में से इसको रीड कर लेना। सिकंदर से जो भेंट हुई, प्लूटार्क ने लिखा है कि सिकंदर ने जो है चंद्रगुप्त से जो है मुलाकात की थी। उस समय वो बिल्कुल किशोर ही था। जब सिकंदर जब है चंद्रगुप्त से मिला था वो बिल्कुल किशोर ही था और उसने सिकंदर को ये सलाह दी थी कि वह नंद राज पर जो है राजा पर आक्रमण करे, क्योंकि उसकी जनता उससे जो है नफरत करती है। परंतु सिकंदर ने क्या किया, इस किशोर की सलाह से बड़ा क्रोधित हो गया और उस युवक को पकड़कर उसकी हत्या करने का आदेश दे दिया और यहाँ से जो है चंद्रगुप्त ने भागकर अपनी जान बचाई। बस इतना ही है जितना आपके लिए सफिशेंट है। वैसे तो बहुत कुछ है जानने के लिए। आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की विजय कौन कौन सी थी, ठीक है, कहाँ कहाँ पर उसने अपनी विजय प्राप्त की। जो कह सकते हो कि जो चंद्रगुप्त है और चाणक्य हैं दोनों ही प्रमुख थे। इन्होंने क्या किया, नंदवंश का विनाश किया, मगध के राज सिंहासन पर ही बैठे। सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त ने सबसे पहले जो है पंजाब पर विजय प्राप्त की, उसके बाद जो प्राप्त की वो की थी मगध पर। आपको सिर्फ इतना ही याद करना है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब विजय के बारे में पढ़ते हैं। अपने प्रथम मगध जो अभियान की असफलता, ये अपने जो है आप इसका पहला अभियान हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, जो कि था मगध अभियान। ये जो है टाई फेस हो गया था, असफल हो गया था, निराश नहीं हुआ इस चीज़ से। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा ध्यान कहाँ पर गया, उत्तर पश्चिम की ओर इसने लगा लिया।
सौभाग्य से बात क्या बनी कि जो पंजाब था और सिंध था, इन दोनों की राजनीतिक परिस्थितियां उसके लिए बिल्कुल अनुकूल हो गई थी। जैसा वो सोच रहा था उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पर ये चीज़ें मिल गई। सिकंदर के वापस मुड़ते ही इन प्रदेशों की जनता ने क्या कर दिया था, विद्रोह, और यूनानी क्षत्रपों को क्या कर दिया, मौत के घाट इसने उतारना शुरू कर दिया। 325 में एक बात होगी कि एक प्रमुख यूनानी जो है क्षत्र फिलिप की क्या कर दी, हत्या कर दी गई। और इससे क्या हुआ कि 323 ईस्वी में जो है सिकंदर की मृत्यु के बाद वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जो पंजाब में परिस्थितियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और वहाँ पर जो है पंजाब की जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे चंद्रगुप्त मौर्य का काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया था, क्योंकि सिकंदर का जो यहाँ पे प्रभाव था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जस्टिन क्या लिखते हैं, जिसका नाम अभी आपने पढ़ा ही था, कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका और यूनानी क्षत्रपों को जो यहाँ पर इन्होंने अटैक किया था, ठीक है, यहाँ पर आए थे ना 325 में, यूनानी क्षत्रियों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। और इस स्वतंत्रता का जन्मदाता जो है वो सैंड्रोकोटस, जो उनको नाम दिया गया था, चंद्रगुप्त था। और चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इस स्थिति का उपयोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी से किया, वो बुद्धिमानी से किया, और विदेशियों के विरुद्ध जो है राष्ट्रीय युद्ध इन्होंने छेड़ दिया। एक बात और पता लगती है, अर्थशास्त्र से पता लगता है कि जो कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इससे ये बात पता लगती है कि उन्होंने चेर, मलेच, आट्विक, शस्त्रोपजीवी संघों की सेना का गठन किया था। और जस्टिन कहता है कि उनकी सेना में डाकुओं का गिरोह था। मुद्रा राक्षस जो बुक है, परिशिष्ट पर भी बुक है, इन दोनों से पता लगता है कि चंद्रगुप्त को प्रवर्तक नामक एक शासक से भी सहायता प्राप्त हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किससे उसे जो है सहायता प्राप्त हुई थी, तो एक था शासक जिसका नाम था प्रवर्तक, ठीक है, प्रवर्तक। और कुछ विद्वानों ने इसे क्या बताया है, पोरस बताया है। तो कह सकते हो कि 325 में जो है आक्रमण हुआ था, तो 322 से लेकर 21 के बीच में पंजाब पर जो है इसका अधिकार हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य का पंजाब पर पूर्ण रूप से अधिकार हो चुका था। तो कह सकते हो कि इसकी एक महान सफलता थी। अब बात करेंगे हम मगध विजय की, जो कि थी 321 ईसा पूर्व में। सिंध और जो है पंजाब, इसमें अपनी शक्ति इसने मजबूत कर ली थी, हमने अभी पढ़ा। और मगध का शासक था धनानंद। उसके पास ना एक खास बात ये थी कि उसके पास सैनिक संसाधन थे, असीम थे, बहुत ज़्यादा थे। जैसे लाख सैनिक हो गए, 20,000 घुड़सवार हो गए, तो ये चीज़ें थी। और युद्ध से पहले चंद्रगुप्त ने पंजाब से अनेक शक्तिशाली जो युद्ध प्रिय जातियाँ थी, तो इन सबको क्या किया था, अपनी सेना में भर्ती कर लिया था, क्योंकि उसे पता था कि मैंने अगला अटैक यहाँ पे करना है। मुद्रा राक्षस से पता लगता है कि चंद्रगुप्त का जो मित्र राजा था प्रवर्तक, जो अभी उसने उसकी सहायता करी थी, उसकी भी सहायता इसने यहाँ पर की थी। पोरस को एक मुख्य सामंत राजा होने के कारण युद्ध में शामिल करना आवश्यक था। इसका अन्य नाम है। नंदों और मौर्यों के बीच में इस युद्ध का विवरण किसी भी साक्ष्य में नहीं मिलता है, ठीक है। मिलिंद पन्हो जो है उसमें एक स्थान पर इस युद्ध जो इनके बीच में हुआ था, इस युद्ध का उल्लेख है, ठीक है। वहाँ से हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता लगता है। तो ये चीज़ जो है आपने ध्यान रखनी है। जैन साहित्य से क्या पता लगता है कि धनानंद तो मारा गया था, और जैन साहित्य से पता लगता है कि चंद्रगुप्त ने जो ये युद्ध हुआ था ना, उसमें धनानंद क्या हो गया, मारा गया था। जैन साहित्य से पता लगता है कि चंद्रगुप्त ने धनानंद को क्षमा कर दिया था और उसको मगध छोड़कर जंगलों में जाने दिया। देखो अलग अलग बातें हैं, ठीक है, कोई पुख्ता कोई सबूत तो मिला नहीं है, हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है और हमें वो चीज़ें सारी पढ़नी ही पड़ेंगी। चंद्रगुप्त ने क्या किया, धनानंद को क्षमा कर दिया, और एक जगह लिखा है कि धनानंद मारा गया, तो यहाँ पर जंगलों में जाने दिया। और इस विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र में अपना राज्याभिषेक करवा लिया। अब बात करेंगे कि हम सेल्यूकस के साथ भी युद्ध हुआ था, और वो कब हुआ था, इसका हुआ था 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। यहाँ इसकी शादी होगी। सिकंदर की जैसे ही मृत्यु हुई, उसके मुख्य सेनापतियों में साम्राज्य के विभाजन के लिए युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। सेल्यूकस और जो है एंटीगोनस में युद्ध छिड़ गया एशियाई प्रदेशों के स्वामित्व को लेकर। तो 306 में क्या हुआ, सेल्यूकस जो है विजय रह गया और उसको क्या मिल गई, निकेटर की उपाधि मिल गई। एंटीगोनस और सेल्यूकस में जो हुआ था, युद्ध हुआ था, उसमें वो जीत गया था। 306 में उसे निकेटर की उपाधि मिल गई थी। और फिर हुआ युद्ध। इसके बाद जो है वो भारत विजय की उसने योजना बनाई। सेल्यूकस आया, मैं अब भारत में जाऊंगा। लेकिन इस समय क्या था कि भारत की राजनीतिक जो स्थिति थी सिकंदर के आक्रमण के समय से बिल्कुल बदल चुकी थी, वो पीछे हार चुका था। और जो छोटे छोटे राज्य बच चुके थे ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में आ गए और वो शक्तिशाली उसका राज्य बन चुका था। युद्ध में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह जो है पराजित कर दिया,
ठीक है। लेकिन इस चीज़ की भी जो है हमें जानकारी नहीं मिलती है लेखों में, पाश्चात्य लेखों में हमें इस चीज़ के बारे में पता लगता है। तो सेल्यूकस ने क्या किया? सेल्यूकस ने किया किससे संधि कर ली? चंद्रगुप्त मौर्य से। और उसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया? काबुल दे दिया, कंधार दे दिया, हिरात दे दिया, बलूचिस्तान दे दिया, इसके कुछ प्रदेश दे दिए। और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी क्या कर दिए? भेंट दिए। ठीक है। और सेल्यूकस ने क्या किया? अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया जिसका नाम था हेलेना। और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर भेज दिया। कहाँ पर? पाटलिपुत्र, जो इसकी राजधानी थी, जहाँ पर जो चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। सिंध विजय के बाद, पंजाब विजय के बाद जब ये सारी चीज़ें जीत ली थी तब इसका राज्याभिषेक हुआ। मेगास्थनीज की बुक का क्या नाम है? इंडिका। ये आया था मेगास्थनी, यहाँ रहा सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष के लिए। ठीक है। अब बात करेंगे हम पश्चिमी भारत की विजय। शक शासक था एक रुद्रदामन, उसके गिरनार अभिलेख से पता लगता है, एक अभिलेख है जिसका नाम है गिरनार अभिलेख, उससे ये पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में भी सौराष्ट्र राष्ट्र तक जो है एक प्रदेश विजित किया था। ठीक है। पश्चिमी भारत में भी। और वहाँ पर जो है पुष्यगुप्त वैश्य वहाँ का क्या था? गवर्नर था। जो अंडरलाइन किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्यगुप्त वैश्य वहाँ का गवर्नर था और उसने वहाँ कृषि को बढ़ावा देने के लिए चंद्रगुप्त के कहने पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने। कौन था वो? पश्चिमी भारत में एक क्या था? गवर्नर था। ठीक है। और दूसरा पश्चिमी भारत चंद्रगुप्त के साम्राज्य का भी एक प्रांत था और उसकी राजधानी क्या थी? प्रांत की क्या राजधानी थी? उज्जैन। तो चंद्रगुप्त ने यहाँ पश्चिमी भारत को भी जीता था, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे हम इसकी दक्षिणी भारत की विजय की। इसमें क्या खास बात है? चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को भी जीता था। दक्षिण भारत में कौन कौन आ गया? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और कई स्थानों से अशोक के अभिलेख मिलते हैं जैसे कि सिद्धपुर में, ब्रह्मगिरी में, जाटिंग में, रामेश्वरम में, मास्की में, रामगुडी में। दूसरा और जो इनका 13वां शिलालेख है उसमें सुदूर दक्षिण के चोल, इनका सबका नाम आपने जरूर सुना होगा दक्षिण इतिहास जब हम पढ़ते हैं संगम काल में। ठीक है। तो चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरपुत्र, सीमावर्ती जो है इनको प्रदेश बताया गया है। और जो कलिंग के शिलालेख है उसे ये पता लगता है कि जो कलिंग एक उड़ीसा में जो जगह है वहाँ पर अशोक की क्या थी? अंतिम विजय थी, क्योंकि इससे इसका बहुत ज़्यादा दिमाग घूम चुका था, वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दक्षिण की विजय जो है चंद्रगुप्त ने ही की थी, ये बिल्कुल बात सच है। साम्राज्य का विस्तार भी किया था। चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो पूरे भारत में जो है फैल चुका था। चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में, ये आप ध्यान रखेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कश पर्वत तक और पश्चिम में अरब सागर तक ये क्या था? विस्तृत था। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे हम इसकी मृत्यु की। चंद्रगुप्त ने जो है 24 वर्षों तक सफलतापूर्वक जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से शासन किया। जैन परंपराओं के अनुसार उसने अपने अंतिम दिनों में क्या हो गया था? वो जैन हो गया था। और भद्रबाहु का जो है इसने इसको अपना गुरु मान लिया था, इसकी शिष्यता ग्रहण कर ली थी। और इसके बाद अपने पुत्र के लिए राजगद्दी छोड़कर भद्रबाहु के साथ वो कहाँ चला गया था? मैसूर चला गया था। और जो ये श्रावण बेलगोला जो कि मैसूर में पड़ता है, इन्होंने जैन विधि से उपवास रखा, संलेखना विधि से जो उपवास रखा था। और 298 ईसा पूर्व में जो है इनकी क्या होगी? डेथ होगी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य की जैसे ही मृत्यु हुई उसका पुत्र आया बिंदुसार, जो कि आया 298 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर ही बैठ गया। और पुराणों में इसको क्या क्या कहा जाता है? अब चंद्रगुप्त मौर्य के सैंड्रोकोटस कहा जाता है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, तो इसको भी तो कुछ नाम देंगे ना। तो पुराणों में बिंदुसार को कहा जाता है बिंदुपद और भद्रसार। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, यहाँ पे भद्रसार है, ध्यान रखेंगे। जैन ग्रंथ उसे बिंदुसार ही कहते हैं। यूनानी लेखकों ने क्या कहा है इसे? अमित्रोचेडस और अलित्रोचेडस, जैसे उसको सैंड्रोकोटस कहा था विलियम्स ने। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बिंदुसार के अगर प्रारंभिक जीवन की बात करी तो हमें इसके बारे में ना बहुत जानकारी बहुत कम उपलब्ध होती है। जैन ग्रंथों में बताया जाता है कि इसकी माता का नाम दुर्धरा था। बौद्ध साहित्य में इसकी पत्नी का नाम बताया जाता है धम्मा।
ठीक है, और सुभद्रांगी, ये अपने चीज़ जो है मेन आपने याद रखनी है। और ये भी कहा था कि इसकी कई रानियां थी, ये भी कहा जाता है। ठीक है, परिशिष्ट पर्व में नामक ग्रंथ में उसके जो जन्म के विषय में एक रोचक प्रसंग मिलता है कि चाणक्य जो था चंद्रगुप्त को विष का अभ्यास बनाने के उद्देश्य से उसको भोजन में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा क्या देता था, विष देता था। देखो अब इसमें ये बात भी हो रही है। इसका उद्देश्य ये था कि कोई शत्रु चंद्रगुप्त को विष करने या विष देकर उसकी हत्या ना कर सके। एक दिन क्या हुआ, चंद्रगुप्त की पत्नी थी दुर्धरा, उसने क्या कर लिया, उसके साथ भोजन कर लिया और विष के प्रभाव से उसकी हो गई मृत्यु। चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी दुर्धरा, उसकी मृत्यु हो गई। उस समय जो दुर्धरा थी गर्भवती थी और चाणक्य ने श्री घी पेट को चिरवाकर बच्चे को क्या किया, निकलवा लिया और इस बालक के मस्तक पर विष की एक टिकारी लगी थी और उसका नाम क्या रख दिया, बिंदुसार। पुराणों से पता लगता है कि उसने 25 वर्ष तक जो है शासन किया था। बिंदुसार ने कितने वर्ष तक शासन किया है, 25 वर्ष तक शासन किया है। और जो चाणक्य था इसका क्या था, प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे, इसके विजय के बारे में जानेंगे, बिंदुसार की कैसे उसने तक्षशिला में विद्रोह किया, और जो है आगे हम अशोक को भी कंप्लीट करेंगे, इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। तो कैसा लगा ये सेशन, मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अब सब लाइक ज़रूर करेंगे। एफर्ट जो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो देखो, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लाइक पीजीटी हिस्ट्री की भी अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इसी में से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, लाइक ज़रूर करें, शेयर मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हरियाणा जीके की सीरीज़ को आप ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी सीजीटी के लिए। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।